प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग अपना रास्ता लो बाबा नामक कहानी को पढ़ते हैं। इसकी रचना काशीनाथ सिंह जी ने की है। यह कहानी आप लोगों को बीबीएम की यूजी फोर्थ सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। जिस समय देवनाथ मेवालाल की पान की दुकान पर विल्स फिल्टर्स का पैकेट खरीद रहे थे, उसी समय बगल वाली दुकान से एक आवाज सुनाई पड़ी जो उस गली का नाम पूछ रही थी जिसमें वे रहते थे। हालांकि उस गली में अकेले वही नहीं रहते थे, सैकड़ों लोग रहते थे। पूछने वाला आदमी कहीं भी किसी के भी घर जा सकता था, लेकिन आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कुतूहल के बावजूद वे उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा सके। चेहरा दूसरी ओर घुमाए रहे। उन्होंने झटपट घर तक पहुंचने वाला वह सकरा रास्ता पकड़ा जो आम नहीं था। जाड़े में सूरज ढलते ढलते ही शाम गिरने लगती है और ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। घर में घुसने के पहले ही उन्होंने देख लिया कि अंदर वाले कमरे में उनके दोनों बच्चे हंगामा मचाए हुए हैं और पत्नी आशा इस धमा चौकड़ी पर सो जान से निछावर हुई जा रही है। वे थोड़ी हड़बड़ी में थे। उन्होंने बच्चों को डांटा और ऊपर भगाया। आशा से बताया कि सिर दर्द से फटा जा रहा है और आराम करने जा रहा हूँ। कोई आए तो बोल देना बीमार है। उन्होंने हिदायत दी। और देखो, नीचे उतरने की जरूरत नहीं, जंगले से ही बोलना। आशा घबराई। उसने उनका माथा छुआ। थोड़ा जलता हुआ सा लगा। उसे परेशानी इस बात से हुई कि अभी अभी सिगरेट के लिए बाहर निकले थे। पहले एकदम ठीक ठाक थे। उसने माथे पर तेल दबाने का आग्रह किया, लेकिन देवनाथ उखड़ गए। जितना कहते हैं उतना ही सुना करो। वह मनमादी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उन्होंने दरवाजा उठकाया, रजाई खींची और मुंह ढककर लेट गए। सेमेल की हुई वाली तकिया के बीचों बीच सर दबाया ताकि अगल बगल के हिस्से उठ जाएं और उनसे दोनों कान ढक जाएं। फिर अचानक रजाई फेंक कर वे सीढ़ियों पर दौड़े। यह मत कहना कि बीमार हूँ, कहना कि बाहर गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन। अपनी ओर से पूरा एहतियात बरत कर वे नीचे आए और पहले की तरह लेट गए। उनका ध्यान बार बार खतरे पर केंद्रित हो रहा था और वे बार बार दिमाग को उधर से भगा रहे थे और किसी ऐसी बात पर स्थिर करना चाहते थे जो रोचक भी हो और लाभदायक भी। इससे नींद आने में सहूलियत होगी, उन्होंने सोचा और कोशिश करके वह बिंदु पकड़ लिया। मानस नगर में वे जो बंगला बनवाएंगे उसमें चार दीवारी के चारों कोनों पर अशोक के पेड़ होंगे। सामने खूबसूरत सा लॉन होगा और अतिथि कक्ष इतना सुसज्जित होगा, भव्य होगा कि कमिश्नर साहब सर्किट हाउस में ठहरने के बजाय यहीं रुकना पसंद करें। उस समय तक वे भी एक क्लास में पहुंच गए रहेंगे और उन्हें आने में आपत्ति न होगी। अतिथि कक्ष का नक्शा कैसा हो, यह सोचते हुए उन्होंने मसूरी और नैनीताल के बीच कॉटेजों को याद करना शुरू किया। इसी बीच बाहर कुछ हलचल की आहट मिली और आशा ने दरवाजा खोल दिया। सुनो, इस चौक में आसपास देव नाम का कोई किराएदार तो नहीं है ना? उन्होंने पत्नी की ओर ताकते हुए अपना माथा ठोका। मैं कब से मकान मालकिन से कह रही हूँ, लेकिन कोई बूढ़ा देहाती जिद कर रहा है कि नहीं, यही है। आशा ने सफाई दी। देवनाथ उठकर बैठ गए, रजाई एक किनारे की और पांव चप्पल में घुसेड़ा। उन्हें पत्नी की बुद्धि पर तरस आया और सोचा समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, लेकिन वे गुस्से में बगैर उससे बोले ड्राइंग रूम पर पार करते हुए बाहर आ गए। अरे बेचू बाबा! वे आंखें मलते हुए दरवाजे पर खड़े थे। कहाँ से चले आ रहे हैं? कोई परेशानी तो नहीं हुई? बेचू बाबा के सिर पर गगरा था। उन्होंने हांफते हुए उसे उतारा, हाथ में उठाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और लाठी एक कोने में खड़ी की। फिर भेड़ के ऊन वाला कंबल सोफे की बाह पर रखा, पगड़ी खोली और चेहरे को छिपाए दाढ़ी मूछों के झाड़ को उसके एक किनारे से रगड़ा और कमरे के चारों तरफ ऊपर नीचे नजर डाली। अंत में शीशा मढ़े मेज की दूसरी तरफ कालीन बिछे तख्त पर देवनाथ की ओर देखते हुए आंखें मिचमिचा कर मुस्कुराए। कुछ देर चुपचाप मुस्कुराते रहने के बाद उठकर उनके पास पहुंचे और दोनों हथेलियों से सिर, जबड़े, कंधे, बाहें, घुटने
टटोलकर, दबाकर, छूकर देखा। फिर अपनी आंखें उनके चेहरे के पास ले गए और फफक पड़े। बचवा, देव तू ही है ना? सपना तो गया तू। अरे अपना गांव घर है, बाप दादा की निशानी है, कोई दूर भी नहीं गया है। कभी कभी तो आया कर, काम वही देगा, घूम फिर कर वहीं जाएगा, बताए देते हैं। बाबा अपनी आदत के मुताबिक इस तरह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे जैसे देवनाथ बहरे हों। अब तक देवनाथ के दोनों बच्चे दरवाजे पर खड़े हो गए थे और कुतूहल और डर से बाबा को देख रहे थे। वे उन्हें देखते फिर एक दूसरे की ओर ताकने लगते। दरवाजे पर बच्चों के खड़ा होने से ड्राइंग रूम में कुछ अंधेरा जैसा हो गया था, जिसका आभास बाबा को मिल गया। उन्होंने देवनाथ से पूछा, अपने ही पोते हैं ना? देवनाथ ने जैसे ही सिर हिलाया, बाबा हाथ बढ़ाए खड़े हो गए। उन्होंने लपकते हुए छाती पर हाथ रखकर अपना परिचय दिया। पहचानते हो बाबा को? बच्चे उन्हें आगे बढ़ते देखकर उल्टे पांव भागे। नहीं पहचानते, और पहचानेंगे भी कैसे? वे देवनाथ को देखकर हंसने लगे और अपनी जगह आ बैठे। देखो कितने बड़े हो गए हैं सब, समय जाते देर नहीं लगती। अब इतने से थे तभी मैंने देखा था। देवनाथ ने हामी भरी, लेकिन उनकी हंसी में साथ नहीं दिया। वे उठे और अंदर गए। मेज पर गिलास और पानी में भरा जग रखा और कुछ लाने के लिए ऊपर चले गए। आशा गैस पर चाय बना रही थी और बच्चे उसके अगल बगल खड़े होकर उसे वह सारा कुछ सुना रहे थे जो नीचे देख गए थे। छोटा उसका गाउन खींच खींच कर कुछ अचंभे की बातें बता रहा था। सिर्फ चाय से नहीं चलेगा। रसोई के दरवाजे पर खड़ा होकर देवनाथ बोले। आशा उनकी ओर मुड़ी। यह देहाती भुच्च है कौन जी? गांव पर हमारे घर के बगल वाले नहीं है सुदामा, हमारे पट्टीदार, उन्हीं के बाप हैं, उन्होंने खुलासा किया। देव बड़ा बच्चा धीरे से बोल और ताली पीटते हुए अंदर भागा। देवनाथ ने उसे दौड़ाने का अभिनय किया और सारे लोग एक साथ हंस पड़े। आशा गंभीर हो गई और कुछ देर सोचती हुई खड़ी रही। वह सोच रही थी कि चाय के सिवा की चीज के बारे में। उसे कुछ सूझ गया। वह रसोई घर से निकलकर पीछे वाले कमरे में गई, अटर पटर किया और तश्तरी में 2 मिठाइयां रखकर आ गई। देवनाथ तस्तरी अपनी नाक के पास ले गए और मुंह बनाया। ये तो मुकुड़ियाई लग रही है और बहुत बदबू भी कर रही है। कब की है? आशा ने कहा, पिछले हफ्ते ही तो अग्रवाल दे गया था। जाने कैसी भिजवाई कि किसी ने छुआ तक नहीं। मेहरी ले गई सब, बस यही 2 रह गई थी उनके भाग से। उसने तस्तरी रख दी और चाय ढालने लगी। और कल जो श्यामलाल दे गया था, तुम तो खामखा एक ना एक फूचंग लगाते रहते हो। उनके लिए तो मिठाई ही बड़ी बात है। मिलती कहाँ होंगी गांव में। उसने तश्तरी के बगल में चाय भी रख दी। देवनाथ ने अपने भीतर बाबा के लिए हमदर्दी महसूस की। यह ठीक है कि उन्हें अच्छे खबर का पता नहीं चलेगा और पसंद आएगी, लेकिन जिस टोन में आशा ने कहा था, उन्हें थोड़ा खल गया। उन्होंने चुपचाप प्याला और तश्तरी उठाई और नीचे आए। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम की इस दुर्गति की कल्पना नहीं की थी। यह तो अच्छा हुआ था कि अभी थोड़े दिन पहले कालीन उठवा कर रखवा दिया था, वरना सब चौपट था। दरवाजे से लेकर मेज और सोफा तक का फर्श पानी में भीगा था। जाहिर था कि बाबा ने हाथ पैर धोए होंगे और कुल्ला किया होगा। उनकी लाठी तो कोने में खड़ी थी, लेकिन दूसरे सामानों के साथ वे अंदर वाले कमरे में चले गए थे। भीगे पैरों के निशान चौखट की ओर जाते दिखाई पड़े। गया गया सारा कुछ। उनके भीतर डर पैदा हुआ। उन्होंने आवाज दी, बाबा, और अंदर घुसे। बाबा उनकी पलंग पर लेटे हुए थे। उनके एक पैर पर दूसरा पैर था, जिनके तलवे बिवाई से फटे और मिट्टी से सने थे। उन्होंने साफ सुथरे धुले चादर पर 3-4 गहरे मटमेले निशान देखे और उनका दिल बैठ गया। उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन अफसोस अपने पर ही हुआ। अगर बाथरूम दिखाकर समझा दिया होता तो ऐसा ना होता, लेकिन उन्हें भी तो पूछ लेना चाहिए था। उन्होंने मन ही मन कहा, लीजिए चाय है। देवनाथ ने मेज पर तश्तरियां रखते हुए कहा। बाबा कहराते हुए उठे और एक मिठाई उठाकर उसे गौर से देखा। बचे हुए बगल के दांतों से
फुटका देवनाथ को देखते हुए सिर हिलाया और मुंह खोलकर अंदर फेंक दिया। बताओ, ऐसी चीजें देहात में कहाँ मयसर होती है। मिठाइयाँ खत्म करने के बाद उन्होंने चाय 2-3 बार फूंकी और जोर से सुड़क ली। पहले ही घूंट में जीभ जल गई। उन्होंने जुड़ाने के लिए नीचे रख दिया। जुड़ाना अर्थात चाय बहुत गर्म थी और उसे ठंडा होने के लिए नीचे रख दिया। जुड़ाना ग्रामीण भाषा का शब्द है। इसके आगे की कहानी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।